हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ गुप्ता। हम लोग आज कक्षा 10th के भौतिकी चैप्टर 1 का, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें हम लोग पहला क्लास ले चुके हैं। उसमें हम लोग दर्पण यानी समतल दर्पण बनाने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए तो हम लोग आज बढ़ते हैं आगे के लिए। प्रतिबिंब क्या होता है तो लिखते हैं। प्रतिबिंब के बारे में आज हम लोग समझेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। प्रतिबिंब के पहले हम लोग परिभाषित कर देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से निकल के आ रही प्रकाश की किरण, तो लिखते हैं किसी किसी बिंदु स्रोत से निकल कर आ रही प्रकाश की किरण वास्तव में या वास्तव में, याद नहीं होगा, वास्तव में मिलती हुई, वास्तव में मिलती हुई या मिलने की चेष्टा करती हो, उसे बिंदु के बिंदु स्रोत, उसे बिंदु के बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं बढ़िया से। किसी बिंदु स्रोत से निकालकर और रही प्रकाश की किरण, मानिए किसी बिंदु स्रोत है एगो, उससे निकालकर प्रकाश की किरण आ रही है। वास्तव में, वास्तव में या वह मिलती है या मिलने की चेष्टा करती है। मतलब अब कभी देखे होंगे कि वास्तविक में प्रकाश कभी मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वास्तव में मिलती हुई या मिलने की चेष्टा करती है, उसे बिंदु के बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जिस बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रहा है, उसी बिंदु बिंदु स्रोत को हम प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम प्रतिबिंब के बारे में तो जान गए। अब प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं।
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखेंगे पहला में वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। चलिए इसको उतारिए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगले इसको उतारने के बाद हम लोग जानेंगे। इसको उतारिए आप लोग। चलिए इसको साफ करते हैं हम। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जिसमें था वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इसके बारे में हम लिखेंगे पहला वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्या था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको हम परिभाषित करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट समझेंगे। तो हम इसको लिखते हैं हम लोग। जिस बिंदु से प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस बिंदु से प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, मतलब कोई दर्पण से टकरा जाता है, उस दर्पण से टकराने के बाद वह परिवर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में वो मिलता है, उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पॉइंट में हम कुछ लिखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि बड़ा बड़ा अथी में जाते हैं, जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें एक पर्दा लगा होता है, उस पे वास्तविक प्रतिबिंब चलाया जाता है। यही वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यही बोल रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट पूछिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब
हमेशा उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वह हमेशा उल्टा उल्टा ही प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब इसको हम अगला पॉइंट की ओर पढ़ते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो हम लिखते हैं जिस बिंदु से प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद, तो लिखते हैं हम लोग परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वह किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हमें आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वह जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका पॉइंट में लिखेंगे, यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। जो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, वह पर्दे पे कभी नहीं प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। मतलब जो आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा सीधा होता है। तो यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसको देखेंगे तो कभी नहीं उल्टा इस प्रतिबिंब इसको नहीं मिलेगा, यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब देता है। तो यह इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है, इसे ही हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे ऐसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं, ये यदि हम किसी पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं होने वाले प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलेगा तब पर्दे पर प्राप्त किए जाने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। सबको परिभाषित करने का अपना अपना तरीका होता है। तो आप लोग उतार लीजिए या बना लीजिए, फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट में लिखेंगे समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण का मुख्य एक विशेषता होता है,
लिखते हैं समतल दर्पण की विशेषता। ये क्या होता है समतल दर्पण की विशेषता? इसका मुख्य एक ही विशेषता होता है, इसमें समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है। इसको लिखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। इसका मुख्य एक ही विशेषता है। अब इस समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसको बारे में भी हम लोग समझेंगे। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की विशेषताएं इसके बारे में हम लोग समझे। ये क्या होता है? समतल दर्पण के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के निम्नलिखित विशेषता होता है। इसका पहला विशेषता हम लिखते हैं, यह हमेशा वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। जो समतल दर्पण है ना, वो हमेशा किसी वस्तु का एकदम समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, ना कोई बड़ा ना छोटा, एकदम एक समान बनाएगा। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं एक समान आकार का उसका प्रतिबिंब बनाता है। इसमें हमेशा केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें हम लिखते हैं, इसमें केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें ना हमेशा एकदम सीधा प्रतिबिंब बनेगा, कभी नहीं टेढ़ा ना उल्टा, न एकदम एक समान एकदम सीधा बनेगा प्रतिबिंब, और हमेशा काल्पनिक बनेगा। ये याद रखेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो इसमें और पॉइंट है, इसको बारे में हम और लिखते हैं। इसका जो इसमें प्रतिबिंब बनता है ना, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा हमेशा बनता है इसमें प्रतिबिंब। मतलब समतल दर्पण में हमेशा पार्श्विक रूप से उल्टा ही बनेगा। एक समान बना रहा था तो उल्टा ही बनेगा, पार्श्विक रूप से लेकिन बनेगा। उल्टा बनेगा इसका मतलब नहीं कि उल्टा बन रहा है, पार्श्विक रूप से एकदम उल्टा बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें एक चीज यह दिखता है, आप कभी बस में बैठे होंगे ना, तब देखते होंगे कि यदि हम सामने बस के सामने बैठेंगे तो देखेंगे कि उसको सामने वाला कांच में समतल दर्पण बन रहता है। समतल दर्पण में देखेंगे कि आप जितना आगे बैठेंगे ना, आपका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तो इसमें हम लिखते हैं,
इस दर्पण में हम वस्तु को जितना आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। इसमें यह मुख्य विशेषता है कि हम कभी भी जितना आगे हम किसी वस्तु को रखेंगे समतल दर्पण में उतना उसका प्रतिबिंब पीछे दिखाएगा। यदि हम इसमें देखेंगे ना, अगर समतल दर्पण के सामने चलेंगे ना, तो आप अगर चल रहे हैं 2 वेग से चल रहे हैं ना, अगर समतल दर्पण के सामने, तो उसका दर्पण में दिखाएगा ना अब 4 वेग से चलेंगे। यानी इसमें यह दिखाता है ना कि समतल दर्पण में ना इस दर्पण में दिखाएगा ना, यदि आप भी वेग से चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब, जो आपका प्रतिबिंब होता है ना, 2 भी वेग से चलेगा, मतलब आपका दुगुना वेग से चलेगा। आपका प्रतिबिंब टू भी से चलेगा। इसमें मुख्य प्रतिबिंब की विशेषताएं हम लिखा दी हैं, इसको उतार लीजिए। अगले पॉइंट की ओर हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट में पढ़ना है गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है गोलीय दर्पण ना, गोलीय दर्पण में जिसका परावर्तक पृष्ठ गोला हो, परावर्तक सतह रहेगा ना, वो गोल रहेगा ना, उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। लिखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका में लिखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये क्या होता है? जिस दर्पण का जिस दर्पण का प्रवर्तक जो सतह होगा ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण हो जाता है, वो गोलीय दर्पण को बांट दिया जाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो लिखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार यह 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। पहला हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा हो गया अवतल दर्पण।
यहाँ भी गोलीय दर्पण भी मुख्यतः दो प्रकार के होने लगे हैं। होते थे, अब इसको दो प्रकार में बांट दिया गया। गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण में पहला बांटा है, दूसरा अवतल दर्पण में बांटा है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस दर्पण में देखेंगे ना, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण की बाहरी भाग होता है ना, बाहरी भाग जो उभरा हुआ होता है, और अंदर वाला भाग होता है ना, वो रजतित होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं उत्तल दर्पण को। इसका बाहरी भाग रजतित और बाहरी भाग उभरा हुआ, आंतरिक भाग रजतित, बाहरी भाग उभरा है तथा अंदर के भाग होता है रजतित, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण इसका एकदम विपरीत होगा। अवतल दर्पण होगा ना, जो अवतल दर्पण होगा इसका अंदर का भाग उभरा तथा बाहर का भाग रजतित होता है। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है ना, अवतल दर्पण के अंदर का भाग देखेंगे ना, तो अंदर का भाग उभरा हुआ होगा, मतलब अंदर देखे उभरा हुआ होगा, बाहर अंदर को फेंकले होगा। अथवा बाहर भाग देखेंगे तो उसको रंग दिया, रजतित किया होगा, तो उसको अवतल दर्पण कहेंगे। अथवा या अंदर के भाग उभरा, बाहर का भाग उभरा हुआ और अंदर के भाग रजतित रहेगा, तब हम उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए, हम अगला कॉन्सेप्ट क्लियर बढ़ेंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं। इसका एक पॉइंट यह होता है ना कि अंदर की ओर धंसा हुआ होगा उत्तल दर्पण, देखिएगा तो उभरा हुआ ना तो धंसा हुआ दिखेगा। धंसा हुआ रहेगा ना, वो जैसे देखते हैं चम्मच को, देख लीजिए चम्मच उसी को भांति को कम करता है, दर्पण की भांति। अगर उसको सीधा पकड़ेंगे तो उत्तल, पलट के पकड़ेंगे तो अवतल की ओर कम करेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझना एकदम आसान है, तो इसमें कुछ नहीं होता है। लिखते हैं पहले चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी होता ना, उसमें कुछ नहीं देखेंगे ना, चिन्ह परिपाटी में एगो ऐसे उदार होगा, एगो क्षैतिज होगा। इसी से हम लोग आगे पढ़ेंगे दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। ये हो गया उदार्ग, उदार्ग रेखा,
क्षैतिज रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया उदर्ग रेखा। उदर्ग रेखा में कुछ नहीं होता है। अगर ये हो गया बाईं ओर, अब ये होगा दाईं ओर। चिन्ह परिपथ में एक यह होता है कि बाईं ओर देखेंगे तब माइनस रहेगा, हमेशा माइनस, और दाईं ओर हमेशा प्लस। ऊपर की ओर हमेशा रहेगा प्लस और नीचे की ओर हमेशा माइनस। यह एक चिन्ह परिपाटी है जिससे हम प्रतिबिंब की स्थिति पता करते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसा है वो प्रतिबिंब, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो चलिए इसको उतार लीजिए। हम अगला अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कितने प्रकार के होते हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति मुख्यतः 6 प्रकार के तो होता है, 6 प्रकार की स्थिति होता है जिसको हम समझा देंगे एकदम आसान में, कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 को आराम से समझ जाएंगे। इसको उतारिए। चलिए हो गया तो इसको मिटा देते हैं। अब ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो समझाने जा रहे हैं। इसमें उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होता है। इसको हम बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि वन शॉट में इसको समझाने का हिम्मत रहना चाहिए। पहला शॉट में हम लोग समझा देंगे। पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो पहला क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लीजिए। दूसरा क्लास में हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति समझा रहे हैं एकदम सबसे आसान भाषा में। तो पहला स्थिति क्या होता है? पहला स्थिति होता है ना कि पी मतलब होता है ध्रुव। ध्रुव और एफ मतलब फोकस। ये दोनों पी यदि देखेंगे ना, मान लीजिए कि वो हम अवतल दर्पण बना दिए, पीछे के बाद आयोजित कर दिए, इसके सामने वो ले गए, किरण जाता है, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया आर, और ये हो गया अनंत। इसी प्रकार स्थिति बनाया जाता है। इसको सॉरी ये और से ना, वक्रता त्रिज्या को हमेशा सी से सूचित किया जाता है, सी से। आई यहाँ पे एम लिख दीजिए, ये एम डाइस। अब हो गया। अब इसको देखेंगे ना, पी और एफ मतलब ध्रुव और फोकस के बीच यदि किसी वस्तु को हम रखेंगे ना, तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखेंगे ना, तो वह हमेशा देखेंगे ना, वह हमेशा चल जाएगा पीछे की ओर। मतलब देखेंगे तब इसका प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये तो तुम कंथार में कि दर्पण के पीछे बन गया तो काल्पनिक बन जाएगा, दर्पण के आगे बन गया तो वास्तविक बन गया। तो इसको हम लोग देखते हैं। माने कि एक वस्तु रखे हैं, यहाँ से अगर गया तो ये सी से होके गुजरेगा और आई एफ से होके गुजरेगा, डॉट डॉट करके जाके कहाँ मिलेगा? दर्पण के पीछे मिलेगा। देखेंगे ना तो दर्पण के हमेशा वो पीछे मिलेगा, देखिएगा ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये दर्पण के पीछे मिलेगा। देखिए ये दोनों जगह डॉट डॉट करते करते पीछे मिलेगा। और जहां मिलेगा ना, ए डाइस हो जाएगा और बी डाइस हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब हो गया। ए डाइस बी डाइस प्रतिबिंब दिखाता है, ए डाइस बी डाइस प्रतिबिंब दिखाएगा हमेशा। तो इसको देखेंगे ना
तो इसका प्रकृति क्या होगा? प्रकृति मतलब होता है, देखेंगे तो प्रकृति होगा यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, पहला पॉइंट हो गया। इसमें देखेंगे ना तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वास्तु से बड़ा बनेगा। तो दूसरा पॉइंट में लिख देंगे यह सीधा और वास्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए वास्तु कितना है, मतलब ए और बी वास्तु है, तो वास्तु के प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बना है, ए डैश बी डैश। तो इसी के लिए यह हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए अब ई पहला हो गया, पहला ग्राफ से समझ लिए। अब पी और एफ के बीच को फोकस दूरी के बारे में हम समझ गए हैं। पहला स्थिति होता है पी और एफ, यानी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यह एकदम कॉन्सेप्ट है कि हमेशा दर्पण के ये पीछे बनेगा यदि पी और एफ के बीच रखा रहेगा था, और हमेशा वह काल्पनिक बनेगा तथा वास्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और तो इसको हम मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर, जिसको हम फोकस कहते हैं। अब इसको अगर फोकस पे किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो ग्राफ से हम लोग समझेंगे। इसको मिटाते हैं। चलिए अगला स्थिति है जब वस्तु फोकस पे रहेगा ना तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दूसरा स्थिति, वस्तु एफ पर हो। समझ लीजिए हम लिख देते हैं इधर इस साइड, एफ का मतलब होता है फोकस, सी का मतलब वक्रता त्रिज्या, पी का मतलब हो गया ध्रुव यानी पोल, और ए डैश बी डैश हो गया प्रतिबिंब, और ए बी हो गया वस्तु, इतना ही समझ लीजिए। संकेत याद कर लीजिए, क्योंकि आगे तो इतना लिखा हुआ हिंदी में नहीं मिलेगा, संकेत से ही दर्शाया जाएगा। तो इसको हम संकेत समझते हैं। एक दर्पण बनाते हैं अवतल, इसको पीछे से राजनीतिक कर देते हैं। एम डैश एम हो गया पी, यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया अनंत, अगर हम अनंत से किरण आ रहा है तो वो हमेशा एफ से गुजरेगा, फोकस से होकर, फोकस होगा। इसको बढ़िया से इंच उन से बनाएंगे ना तो एकदम बेस्ट बनेगा। बेस्ट हम लोग बनाए हुए ना, ऐसे दिक्कत होता है हमेशा। अगर अनंत का संबंध फोकस से और फोकस का संबंध अनंत से होता है, तो मानिए कि इधर अनंत से किरण आया तो फोकस से होकर गुजरेगा। तो हम लोग इसमें दो क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन भी आएगा कि अनंत का संबंध, अनंत पर अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अगर अनंत पे वस्तु रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। यह भी ध्यान दीजिएगा। अब मानिए कि यहाँ पे एक वस्तु रख दिए ए और बी,
देखिए यहाँ पे ए और बी वस्तु है, ए और बी वस्तु है। तो ए बी वस्तु है ना, तो यहाँ से वो किरण गुजरता है जो जाके दर्पण से टकरा कर फिर वापस आ जाता है। यह इसी प्रकार देखेंगे तो पता चल गया कि इसका वस्तु को एक पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ग्राफ की सहायता से समझा दिए। अब इसका प्रकृति क्या होता है, प्रकृति के बारे में समझेंगे। तो यह वस्तु यह होता है ना, या उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा वस्तु के अपेक्षा बड़ा, मतलब जो इसका प्रतिबिंब होगा ना, प्रकृति में लिख देते हैं, प्रकृति में लिखेंगे ना, यह उल्टा प्रतिबिंब, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्योंकि अनंत पे है तो बहुत बड़ा ही बनेगा। क्या पता कहाँ पे बन रहा है, ये पता बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पे रहेगा। तो यह दो प्रकृति हो गया। तो हम अगला स्थिति की ओर बढ़ेंगे, इसको उतार लीजिए। अगला स्थिति है एफ और सी के बीच रखेंगे, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रखेंगे ना, ये दोनों के बीच रखेंगे ना, तब वस्तु की स्थिति कैसी होगी अगला ग्राफ में हम लोग समझेंगे, जिसका स्थिति नंबर 3 है, तीसरा स्थिति रहेगा। चलिए इसको उतार लीजिए, अगली स्थिति की ओर बढ़ेंगे। तीसरा स्थिति की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसको फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रखेंगे तब क्या होता है, यानी इसको हम लोग समझेंगे तीसरा स्थिति एफ और सी के बीच वस्तु रखने पर, यानी एफ और सी के बीच वस्तु रखेंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, समझते हैं। ग्राफ मान लेते। पहले ग्राफ बनाने के लिए एक दर्पण चाहिए, अभी तक इसको पीछे से रचित कर दीजिए। पे जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे F, यहाँ पे C, यहाँ पे अनंत, अनंत M और M डाइस, मतलब दर्पण बन गया, आवर्तन हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखेंगे ना कि यदि हम वस्तु F और C के बीच रख रहे हैं, यानी यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, वस्तु A और B से दर्शाया जाता है, A और B से दर्शाया जाता है। अगर वस्तु यहाँ पे रख रहे हैं तो मानिए कि दर्पण से गया, दर्पण से गया, दर्पण से टकराने के बाद ही फोकस से होकर गुजरेगा। दर्पण से टकराता है ना तो वह फोकस से होकर गुजरता है। तो यहाँ से एक किरण और निकलता है जो फोकस से होते हुए दर्पण से टकराता है और इस प्रकार निकल जाता है, जो कि यह ए और मतलब जो बना है ना प्रतिबिंब, आप देखेंगे ना कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको बढ़िया से नहीं बनाए तो इसको देखिए बढ़िया से बनाते हैं, इस पे दिक्कत होता है, स्केल उसके रहता है ना तो बढ़िया से बनता है। एफ से होकर गुजरेगा, क्लियर हो गया। और ये दर्पण के एकदम निचला सतह से टकराता है, मतलब निचला सतह से परिवर्तित होता है। ये मानिए कि यहाँ पे और ये फोकस से होगा, यहाँ से निकला, यहाँ से परिवर्तित होकर यहाँ पे आया, यहाँ पे मिला ना, ये देखिए ए डाइस और बी डाइस, ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं।
अगर आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत बेहतर बनेगा, जिस प्रकार बता रहे हैं उसी प्रकार ही बनेगा। तो ए भी वास्तु है तथा ए डैश बी डैश वस्तु वस्तु के प्रतिबिंब है। अब इसको प्रकृति लिखते हैं। इसको चित्र तो बन गया है। यहाँ पे जब दो बार मिलेगा ना कोई तो यहाँ पे गोल कर दीजिएगा। चलिए तो इसका प्रकृति लिखते हैं। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति यह है कि यह वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। देख भी रहे हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देख लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब है। अब तो चिन्ह परिपाटी हमको आप पढ़ा दिया आपको, तो चिन्ह परिपाटी में बाईं ओर देखेंगे तो हमेशा धनात्मक होगा। तो धनात्मक यानी प्लस, यानी वस्तु की प्रतिबिंब हमेशा सामने होगा ना। दर्पण के सामने ये ध्यान रखिएगा, दर्पण के सामने प्रतिबिंब हुआ तो वह हमेशा बनेगा वास्तविक, और दर्पण के पीछे बन गया तो वो बनेगा हमेशा काल्पनिक। और वास्तविक बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये तो सब जानता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पे देख सकते हैं वास्तु को देख सकते हैं कितना बड़ा है, और उसका प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा है। तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। हम वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं, इससे भी बड़ा बन रहा है। तो इसको इस स्थिति को उतार लीजिए। अगला स्थिति में हम लोग बनाएंगे। जो अगला स्थिति है कोची सी पे अगर वस्तु रहेगा तो क्या बनेगा? अगर मानिए कि वक्रता त्रिज्या पे है ना वस्तु, तो वक्रता त्रिज्या पे क्या बनेगा, कैसा बनेगा, इसको ग्राफ की सहायता से कैसे बनाएंगे, जैसे समझा रहे हैं वैसे समझाएंगे। इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए उतार गया होगा तो इसको साफ कर देते। ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये सब पूछेगा। ग्राफ नहीं पूछेगा लेकिन हाँ ये पूछ देगा कि फोकस का संबंध किससे, तो फोकस का संबंध हमेशा अनंत से होता है। अनंत का संबंध किससे, तो अनंत का संबंध हमेशा फोकस होता है। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसी तरह इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है? यदि वस्तु, तीसरा हो गया था चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? यदि 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 वस्तु, सीधा लिखिए वस्तु की स्थिति सी पर हो, मतलब सी पर आएगा ना वक्रता त्रिज्या पर, तो वक्रता त्रिज्या पे स्थिति कैसी बनेगा? ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे दर्पण बना दिए। दर्पण बनाने के बाद इसको राजनीतिक कर देंगे पीछे से राजनीतिक कहला के बाद यहाँ पे एम डाइस लिख देंगे, यहाँ पे एम लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे इसके सामने एक निकाल लाइन रहेगा, मुख इसके समांतर एक लाइन जाता है, इसको यहाँ पे पी लिख देंगे। यहाँ पे रहेगा ये एफ, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा अनंत। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे वो वस्तु है तो इसको सामान्य इसका दर्पण से गया, इसका अधिक प्रकाश गया। यहाँ पे वस्तु ए और बी वस्तु है, प्रकाश गया। टकराने के बाद टकराएगा ना, अगर दर्पण से टकराएगा ना तो एकदम हमेशा मुख हज के समांतर आएगा ना, एकदम हमेशा ही एफ से होकर गुजरेगा, एफ से होकर गुजरेगा। और इससे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से एगो एफ से निकलेगा। दर्पण से टकराने के बाद ये हमेशा इसके समानांतर जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी वस्तु की स्थिति हो गया, और ए डैश बी डैश यानी ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकृति इसका क्या होगा, फिर लोग बताइए इसका प्रकृति क्या होगा। प्रकृति एकदम सबसे आसान है, इसका प्रकृति कुछ नहीं, इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनवे करेगा। प्रकृति में देखेंगे तो
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा उल्टा प्रतिबिंब, और यह वस्तु का एकदम बराबर बनेगा, एकदम एक समान बनेगा प्रतिबिंब इसका। यहाँ न बड़ा होगा न छोटा होगा। हाँ, वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक समान है ना, सी पे रखें तो सी ही पे बना है प्रतिबिंब इसका। तो इसको ग्राफ को भी उतार लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। आप एक अलग कॉपी में इसको बढ़िया से बना के याद करिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए। एकदम बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो इस चैनल से जुड़ें और बेस्ट तरीका से पढ़ाई करें। चलिए हम अगला स्थिति की ओर बढ़ते हैं। अगला स्थिति है ना, वक्रता, त्रिज्या और अनंत के बीच रखेंगे ना वस्तु, तो उसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पचमा। यदि हम वस्तु C और अनंत, अनंत को इसे सूचित किया जाता है, मतलब इसका एक सूचित करने का तरीका है जो बहुत पहले से बुक में चलता आ रहा है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सूचित किया जाता है उसी प्रकार कहते हैं। सी और अनंत से, सी और अनंत की स्थिति सी और अनंत के बीच रखने पर अब देखिए, सी और अनंत के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका कैसा प्रकृति होगा, वो कैसा बनेगा वो दिखाते हैं इनको। वो बना दिए हम अवतल दर्पण, इसको रंजित कर दिए। यहाँ पे एम डैश हो गया, ये एम हो गया, इसका समानांतर गया है वो आई पी, यहाँ पे ये हो गया एफ, यहाँ पे ये हो गया सी, और यहाँ पे हो गया अनंत। अगर यहाँ पे मान लीजिए वस्तु रखें, तब जानते हैं कि वस्तु ए और बी से सूचित करते हैं, ए और बी। अगर यहाँ से हम प्रकाश एक किरण गया तो मान लीजिए ये अनंत से आया तो हमेशा एकदम सीधा ही जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा, इधर कोई अथी नहीं है, तो इधर गया तो फोकस से होकर गुजरा, तो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। अनंत से आएगा कोई भी किरण, प्रकाश की किरण, तो फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरता है। यहाँ सी से वो प्रकाश किरण भेजा गया, सी से वो प्रकाश किरण निकालते हुए दर्पण से परावर्तन होकर उसी दिशा में फिर लौट जाता है। तो इसका इस ग्राफ इस प्रकार कुछ बनेगा। इसका चित्र देखेंगे, इसका प्रतिबिंब, तो ये देखिए बीच में ए डैश बी डैश, देख लिए कि वस्तु से कितना छोटा बना है प्रतिबिंब। अब देख सकते हैं। तो इसका प्रकृति क्या लिखेंगे, तो वास्तविक उल्टा रहबे करेगा, वास्तविक और उल्टे ही रहेगा इसका प्रतिबिंब। इसका प्रकृति देखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे ना कि इसका इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक और उल्टा बना है। जो प्रकृति में लिखेंगे यहाँ पे देखें, तब वास्तु के देखिए प्रतिबिंब बना है, देखिए वास्तविक बना है, वास्तविक और उल्टा बना है। देख पा रहे हैं कि वास्तविक भी बना है बाईं ओर, और देखिए उल्टा बना है, नीचे में बना प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बना है प्रतिबिंब। और इसका देखेंगे ना, तो इसका प्रतिबिंब देखेंगे ना, तो छोटा, यानी वस्तु से छोटा, छोटा प्रतिबिंब बना।
देख सकते हैं कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, इसको एडेस बीडेस भी सूचित कर दिया गया है, बना भी दिया गया है बेहतर तरह से। चलिए इसको उतार लीजिए। फिर अगला लास्ट स्थिति में जाएंगे। लास्ट स्थिति यह है कि अगर अनंत पर वस्तु रखा रहेगा तो वह कहाँ से होकर गुजरेगा, उसका स्थिति ग्राफ और प्रकृति सब बनाएंगे। इसको उतारिए। अब लास्ट स्थिति की ओर बढ़ते हैं। लास्ट स्थिति एकदम बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। लास्ट स्थिति 6ठा नंबर, इसमें कुछ नहीं है। इसका अनंत पर वस्तु रखते हैं तो कहाँ बनेगा। जैसे देखिए अनंत पर हम वस्तु रखेंगे किसी को, एगो बना दिए अवतल दर्पण बना दिए। मानिए यहाँ से राजनीतिक कर देते हैं इसको। राजनीतिक तो होना जरूरी है, जब तक राजनीतिक नहीं होगा तो अवतल दर्पण बनेगा कैसे। बन गया, ये हो गया एम और एम डैश हो गया। इसके समानांतर एगो प्रकाश, इसको मुख हच जाएगा। मुख हच में हमेशा पी, ध्रुव हो गया पी, यहाँ पर हो जाएगा सी, इसमें यहाँ पर हो जाएगा एफ फोकस दूरी, यहाँ पर हो जाएगा सी यानी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर हो जाएगा अनंत। अब मानिए कि अनंत पे वस्तु रखा हुआ है, तो अनंत पे तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि कहूँ से भी आप ले आइए, इधर से लाएंगे तो यहाँ पर कोई अंत नहीं हो रहा। अनंत से को वस्तु ले आइए, ये हमेशा फोकस से होके गुजरेगा, कोई कीमत नहीं इधर उधर जाएगा। हमेशा अनंत का संबंध फोकस से रहा है तो ये फोकस से होके गुजरेगा। एक और किरण ले आइए, इसका समानांतर अगर निकालेंगे तो ये भी फोकस से होके निकलेगा। देख पा रहे हैं कि इसका ग्राफ भी बन चुका है। अभी फोकस से कि अनंत से लाएंगे कोई भी किरण तो वह हमेशा फोकस से होकर निकलेगा, क्योंकि अनंत का संबंध हमेशा फोकस से होता है। ये कभी नहीं हो सकता कि यह चाहे सी से निकाल सकता है, यानी वक्रता से निकाल सकता है। कभी नहीं होगा कि वक्रता से कटेगा, ये ध्रुव भी से हटेगा, या पीछे चल जाएगा, या आगे एकदम आगे चल जाएगा। एकदम हमेशा ये एफ से निकलेगा, एफ से कट के निकलेगा। और अगर फोकस पे रहेगा वस्तु तो हमेशा वो अनंत पे जाएगा। तो इसका हम प्रकृति लिख भी सकते हैं। प्रकृति लिखिए। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति एकदम आसान है, या वास्तविक और उल्टा हमेशा तो बनवे करेगा। इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यह बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि देख रहे हैं, पता नहीं चला कि प्रतिबिंब भी बना है। यहाँ पे बस वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा, बहुत हद तक छोटा प्रतिबिंब बनेगा इसमें। तो अब यह 6 स्थिति हम बता चुके हैं, इसको उतार लीजिए। हम अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, इसको उतार लीजिए। चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब जैसा कि जान चुके हैं कि हम लोग 6 स्थिति अवतल दर्पण में पढ़े हैं। अब उत्तल दर्पण में मुख्य रूप से एक स्थिति होता है, वो एक स्थिति हम बताते हैं कैसे होता है, वो देख लीजिए। अगर मानिए कि हम उत्तल दर्पण बनाते हैं, तो उत्तल दर्पण बनाने के लिए हमेशा अंदर की भाग को रजतित किया जाता है। या उत्तल दर्पण बनाने के लिए अंदर की भाग को रजतित कर देते हैं। आई एम और एम डैश लिख देते हैं, एम और एम डैश। तो जानते हैं कि इसमें हमेशा रहबे करेगा, पोल रहबे करेगा, फोकस रहबे करेगा, अनंत भी रहबे करेगा। तो इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं अंदर की ओर से नहीं, जिन्हें रजतित हुआ है उस साइड से निकालता है, मतलब
यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे अनंत हो गया। अब अनंत हो गया तो इसको एक प्रकाश किरण लाते हैं। मानिए कि एक प्रकाश किरण 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 रखेंगे, मतलब A और B वस्तु इधर तक रहेगा। यहाँ पे मानिए कि A भी एक वस्तु रखें A और B बड़ा कर देते, A और B एक वस्तु रखें, इसके समानांतर जाएगा तो मानिए कि दर्पण से टकराने के बाद ये अपने दूसरा दिशा में लौट जाएगा। दर्पण से टकराने के बाद ये लौट जाता है। फिर इसी मतलब B बिंदु से एक प्रकाश किरण निकालते हैं जो कि दर्पण से टकराने के बाद वो भी अपने लौट जाता है, यानी दर्पण से टकराने के बाद वो अपने ही दिशा में लौट जाता है। अब इसमें अब देखेंगे कि अब कल्पना करना पड़ेगा, कल्पना कर करके इसमें अब बनाना पड़ेगा। अब देखिए कि कल्पना कर रहे हैं तो ये बिंदु आ रहा है C से, ये कल्पना कर रहे हैं कि फोकस से आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि कल्पना करने पर भी बन रहा है कि C और F से आ रहा है, तो इस प्रकार नहीं होगा, यहाँ से आएगा, C पे आया, फोकस पे जाएगा सीधा। इसको बनाएंगे ना तो कॉपी में बनाएंगे ना, तो आप उसको बनाएंगे कॉपी में तो देखिएगा ना इस साइड मतलब यहाँ पे ना काटेगा, दोनों आपस में काट जाएगा और A' और B' का निर्माण करेगा, मतलब प्रतिबिंब बनाएगा। इसको बढ़िया से नहीं बन पा रहा है इसमें क्योंकि स्केल नहीं है। आप देखेंगे तो A' और B' बनेगा, काटेंगे तो बढ़िया से इसी प्रकार बनेगा और कट जाएगा और A' B' वस्तु का निर्माण करेगा। और इसका प्रकृति देखेंगे तो प्रकृति क्या है, प्रकृति में देखेंगे ना तो वस्तु हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। पहला पॉइंट काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। अब इसमें देखेंगे ना कि वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे वस्तु कितना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना छोटा बना है। वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना है। तो ये हो गया ना, इसमें पहला ही एक ही स्थिति होता है उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब की स्थिति एक ही होता है उत्तल दर्पण में, वो भी काल्पनिक होता है और हमेशा सीधा होता है। और इसकी में प्रतिबिंब देखेंगे ना तो वस्तु का प्रतिबिंब एकदम छोटा रहेगा वस्तु से। तो इसको आप उतार लीजिए और अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अगला टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन के बारे में जानेंगे। आवर्धन क्या होता है तो आप देखेंगे ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब जो होता है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन हमेशा M से सूचित किया जाता है। आवर्धन को इसको लिख भी सकते हैं, आवर्धन को M से सूचित किया जाता है, तो सीधा फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला होता है आवर्धन बराबर आवर्धन
आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में लिख दीजिए वस्तु की ऊंचाई। अब इसको हम संकेत के माध्यम से लिख सकते हैं, जैसे आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, तो एम बराबर हो जाएगा एच डैश बटा एच, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से और वस्तु की ऊंचाई को एच से, तो हो गया ना, सूत्र बन गया एम बराबर एच डैश बटा एच, ये हो गया आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसको उतार लीजिए, अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए हो गया होगा तो इसको मिटा देते हैं, अगला टॉपिक की ओर बढ़ना। चलिए अगला टॉपिक सबसे आसान क्वेश्चन है, मतलब सबसे आसान टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है, किस प्रकार उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग लिखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ये क्या होता है, इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट होता है, इसको हम पॉइंट में लिखा देते हैं, इसको समझना बहुत आसान होता है। इसमें जैसे कि देख लीजिए अवतल दर्पण के देखेंगे ना तो हजामत मतलब दाढ़ी उड़ी बनाता है ना, उसको ही देखेंगे ना तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मतलब हजामती के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या हजामत के लिए हजामत के लिए उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे ना तो डॉक्टर देखेंगे ना, डॉक्टर जो नाक कान गला के विशेषज्ञ मतलब जो नाक कान गला रहता ना उसका देखने वाला एक डॉक्टर होते हैं, वो उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे देख लीजिए नाक कान गला वाला देखेंगे ना तो वो जांच करने के लिए एक अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगर दांत में लग जाएंगे तो दांत वाला देखेगा उसको अवतल दर्पण के नाक के मुंह में देखेगा, वो अवतल दर्पण बड़ा कर देता है छोटा को। वही तो नाक कान और गला के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग नाक कान गला के जांच के लिए भी किया जाता है। अब देखेंगे ना अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग इस प्रकार मुख्य रूप से देखेंगे तो टॉर्च में भी होता है। टॉर्च होता है ना, उसमें देखेगा ना कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के अगला मतलब अगला दर्पण हेडलाइट, उसको उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख सकते हैं टॉर्च में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। गाड़ी के अग्रदीप में, अग्रदीप मतलब होता है वही हेडलाइट, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। अब अवतल दर्पण का प्रयोग तो लिखा दिए। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, जिसको मैं उत्तल दर्पण का प्रयोग लिखाना है। इसको उतार लीजिए, फिर मिटा देते हैं हम लोग। चलिए मिटा देते हैं, हो गया होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कोची में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या कारण है इसका उपयोग करने के। अब जैसा कि देख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, अवतल दर्पण का कहाँ कर सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि उत्तल दर्पण में ना किसी भी वस्तु को ना देखेंगे ना तो वो छोटा करके दिखाएगा। मतलब पीछे बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, उसको
छोटा प्रतिबिंब बना के दिखाता है उत्तल दर्पण में। तो इसको लिख देते हैं पहला पॉइंट, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग आता है। जैसे कि देख पा रहे हैं गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा प्रयोग होता है कि स्ट्रीट लाइट देखे ना, मतलब जो बड़े बड़े शहरों या गांवों में देखते हैं कि खंभा पे एक सरकार द्वारा लगाया जाता है बल्ब, बल्ब जो स्ट्रीट लाइट उसे ही बोलते हैं, उसमें देखेंगे ना तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट में भी होता है। तो यह क्लास यहीं पे अंत किया जाता है और आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है। अगला फिजिक्स का दूसरा चैप्टर वन शॉट में एकदम पूरा क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस बैच से जुड़िए, इस क्लास से जुड़िए और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए तथा आप बेहतरीन तरह से पढ़िए इससे जुड़कर। आज यह क्लास अंत होता है। धन्यवाद।